वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, बुशरा बीबी की रिहाई के बाद डील की बाज़गश्त जो है वो इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है। क्या वाकई ही ये रिहाई जो है ये किसी डील का जो है वो नतीजा थी या इसे कानूनी तकाज़े पूरा करके जो है वो हासिल किया गया है? अब इस रिहाई के बाद शहर इक़्तिदार में चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ये ज़रूर जो है वो किसी डील का नतीजा है और इस डील के पीछे अली अमीन गंडापुर यानी सीएम खैबर पख्तूनख्वा जो हैं उनका एक बहुत बड़ा किरदार है और यही वजह है कि बुशरा बीबी जेल से रिहा होने के बाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जो है मुंतकिल हो गई। अब खबरें तो ये भी हैं कि पीटीआई जो है वो कोई एक बड़ा जलसा जो है वो आने वाले दिनों में करने जा रही है जिसमें बुशरा बीबी को एक मुतबादिल क़यादत के तौर पर जो है वो पेश किया जाएगा जो कि पार्टी को यकजा करने में एक किरदार अदा करेंगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक इस जलसे को जिसमें एक्सपेक्टेशंस थी कि जी बुशरा बीबी को लॉन्च किया जाएगा वो 2 दफ़ा जो है वो मनसूख हो चुका है। क्या इसकी वजह भी जो है वो अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं पार्टी के अंदर उनको जो है वो समझा जाए? क्या वजह है कि जलसा जो है वो मनसूख होता जा रहा है? क्योंकि एक तो जानी मानी बात है कि पीटीआई के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए तो 2 कैंप्स कम से कम जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें एक कैंप जो है वो अलीमा खान साहिबा के साथ अपनी एसोसिएशन जो है वो शो करता है और दूसरा बुशरा बीबी के साथ। क्या पीटीआई, सवाल ये है कि क्या पीटीआई इस तर्ज सियासत के साथ मुत्तहद रह पाएगी या आने वाले दिनों में अंदरूनी इंतशार का जो है वो शिकार नजर आएगी? प्रोग्राम का जो पहला सेगमेंट है उसमें इस पर बात करेंगे। वी हैव अ पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट विद अस। अतर काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, साथ ही साथ नसरुल्लाह मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। प्लेजर टू हैव बोथ ऑफ यू। अतर काज़मी साहब, आपसे जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। जब से बुशरा बीबी रिहा हुई हैं तो ये बातें हो रही हैं, चहमगोइयाँ हो रही हैं कि कोई ना कोई डील जो है वो हुई है जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। साथ ही साथ इससे मंसूब किया जा रहा है कि जब से बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई हुई है तब से इमरान खान साहब हैज़ बिन अनयूजुअली क्वाइट। जो रिपोर्टर से बात करते थे, जज साहब से मुकालमा करते थे, तो वो चुप उन्होंने साधी हुई है। किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, 2 चीज़ें इसमें। पहली बात तो ये है कि जो अब डील हुई है या नहीं हुई है, टू बी ऑनेस्ट मुझे तो उसका नहीं पता है। अगर आप देख लें, जिस वक्त बुशरा बीबी गिरफ्तार हुई थी, शुरू में खबरें आई थी, वहाँ से मामला यहाँ से शुरू हुआ था कि वो वादा माफ गवाह बनने जा रही हैं और हमारे मीडिया पे डिस्कशन रोज़ इसके ऊपर होती थी। तो वो तो 9 महीने जेल काट के आ गई, वादा माफ गवाह तो नहीं बनी। दूसरी बात यह है कि डील तो तब होती है जब अब हुई है या नहीं हुई हमें नहीं पता। अगर वो फ़ौरन बाहर आ जाती, कोई ऐसा हो जाता। 9 महीने जेल काटी, उसमें से भी 7 महीने इद्दत जैसे भोंडे केस के अंदर। तो अब मुझे नहीं लगता इसमें उन्होंने क्या हासिल किया है जिसमें जो हुकूमत उनको देने की पोजीशन में है। इसलिए कि हुकूमती जिन दोस्तों से हमने बात की है वो भी ये कहते हैं कि यार हमने तो कोई डील नहीं दी और किसी तरफ से किसी। वहाँ पे भी कैंप्स में जो है मेरा ख्याल है एक जो डाइकोटमी है वो नज़र आती है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं नहीं, ये सारी कानूनी तकाजे पूरे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि आई हैव माय रिजर्वेशंस। सो वहाँ पे भी जो है वो एक जी ऑब्वियसली वो कंफ्यूजन जिस तरह जो आपको मीडिया पे नजर आती है वो वहाँ पे भी नजर आती है। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट है, देखिए मुल्क के वजीर दिफा है, आई होप कि उनको पता होगा अगर हुकूमत ने कोई डील दी है तो ये हुकूमती वज़रा को तो इस हवाले से पता होगा। तो बाकी जहाँ तक ये ताल्लुक है कि कौन सा कैंप है कौन सा नहीं कैंप है, मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज की कि ख्वाहिश तो यहाँ से शुरू हुई थी कि बुशरा बीबी वादा माफ गवाह इन्होंने बना दिया था बुशरा बीबी को, और अब बुशरा बीबी नई पीटीआई की लीडर बना रहे हैं। तो ये ख्वाहिशात के पहाड़ हैं, इनको जितना मर्जी आप ऊंचा ले जाएं। तो मेरे ख्याल में ये सियासी मुखालफिन की ख्वाहिशात से ज़्यादा इस वक्त मुझे कुछ नहीं लग रही। पार्टी के अंदर यकीनन इख्तलाफात हैं। आतिफ खान साहब को 2 नोटिस जारी किए गए। अभी तक पूरे खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग की किसी क़यादत के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, उनके मुखालफिन के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, लेकिन अपने ही लोगों को नोटिस हो रहे हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जमात के अंदर इख्तलाफात हैं, लेकिन क्या उन इख्तलाफात से वोट बैंक टूटेगा, इमरान खान साहब की जमात टूट जाएगी? वो नहीं हो सकता। इसलिए कि बाइंडिंग फोर्स उनकी अभी भी इमरान खान साहब हैं जो जेल के अंदर है। लेकिन एक फ्लिप साइड ये भी, खैर मलिक साहब आगे जाके भी इस पे बात करेंगे कि बिल्कुल बाइंडिंग फोर्स वही है, यूनिफिकेशन फोर्स वही है, बट लोग अब इससे भी तंग आ रहे हैं कि काम नहीं हो रहे, तरक्की नहीं हो रही। इस वक्त धरने पे जो है वो फोकस है, जुलूसों पे फोकस है। इस पे आगे जाके बात करेंगे। मलिक साहब, आपको गुफ्तगू में शामिल करती हूँ। ये मुझे बताइए कि आप क्या समझते हैं जो इस वक्त ये, जैसे मैंने कहा, चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जी डील हुई है, खुद हुकूमत के अंदर से जो है राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं आई हैव माई रिजर्वेशंस। उनको लगता है कि कुछ ये चीज़ें जो हैं वो इतनी सादा नहीं हैं जितनी जो है दिखाई जा रही हैं। आपका जो असेसमेंट है, आपका एनालिसिस क्या है इस पर?
शुक्रिया डॉक्टर मारिया। देखें, हमारे यहाँ जो सियासत है, अगर इसमें हम ये कहें कि ये बिल्कुल 2+2 की सियासत, 4 की सियासत है, तो ऐसा नहीं है। सियासतदान जब इवन स्टेटमेंट जारी करते हैं, कुछ बयानबाजी करते हैं, तो उसके अपने मकासद होते हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो कुछ कह रहे हैं उसकी भी ज़रूरत है, और जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं शायद सियासत में, उसकी भी ज़रूरत पाई जाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये डील है या नहीं है, डील ज़रूर है। वो ढील इसलिए है कि आप तस्वर करें ना कि अली अमीन गंडापुर साहब जो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने आ रहे थे, जिस तरीके से उनका ड्रॉप सीन हुआ, वो किस चीज का नतीजा है? इस्लामाबाद बंद था, कंटेनर्स लगे हुए थे, उनको आराम से केपीके हाउस आने दिया गया। फिर वहां से वो जिस तरीके से गए, उसको ड्रामाई अंदाज में उन्होंने इसको बयान भी किया कि मैं कैसे चेक पोस्ट में जो है वो छुपा रहा, फिर मैं कैसे वापस पेशावर पहुंचा। तो ये मामलात उस वक्त से आपको कुछ थोड़े से ऐसे नजर आते हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपको ढील नजर आती है। अली मीर गंडापुर साहब का एहतिजाजी तहरीक से पहले जाके फिर एक बार इमरान खान साहब से मिलना, ये इस बात की निशानदेही जरूर करता है कि कहीं ना कहीं बातचीत है, और वो बातचीत इस हवाले से भी है कि जो पीटीआई एहतिजाजी तहरीक चलाना चाह रही है, उसके मकासद क्या होंगे वो, और किस हद तक पीटीआई जाना चाहती है। रही जो पार्टी के अंदर तकसीम की, आपने 2 ग्रुप्स की बात की, मैं तो कहता हूँ यहाँ दर्जनों ग्रुप बन चुके हैं। पीटीआई को इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि इमरान खान साहब जेल में, इसमें कोई शक नहीं। जो तरकाई साहब ने बात की कि इमरान खान साहब की मौजूदगी में ये सारे लोग जो है इमरान खान साहब की क़ियादत से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त राजा सलमान अकरम राजा साहब, उनको पार्टी शेर अफजल मरवा साहब नहीं मानते, एक बड़ी तादाद पार्टी की उनको मानने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से केपीके के अंदर अली मीर गंडापुर साहब पार्टी के वज़ीर आला हैं, लेकिन उनको कई अरकान मानने को तैयार नहीं है। उसी की एक निशानी आतिफ खान साहब को जो है वो नोटिस दिया गया है। फिर आप देखें बुशरा बीबी और जो अलीमा खान साहबा, उनके अपने अपने जो ग्रुप्स मौजूद हैं। फिर जुल्फी बुखारी के हवाले से जिस किस्म का मौकफ का इजहार किया गया इमरान खान साहब की बहन की तरफ से, ये सारी सूरत हाल जो है इस बात की बहरहाल निशानदेही करती है कि पार्टी के अंदर छोटे मोटे इख्तलाफात नहीं है, बड़े इख्तलाफात हैं। जैन कुरैशी साहब, शामुल कुरैशी साहब जेल में हैं, उनके बेटे को नोटिस जारी कर दिया गया, उनके ऊपर जो है वो अभी एक इल्जामात की पूरी बारिश है। तो मेरा ख्याल है पीटीआई जो है वो इस वक्त खास तौर पे इन हालात में जिस तकसीम का शिकार है, ये उनके लिए ये मुश्किल पैदा कर रही है कि कोई एहतिजाजी तहरीक अगर वो चलाएंगे तो वो कितनी कामयाब होगी और किस तरीके से उसको वो मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। और मेरे ख्याल में हुकूमत की भी ये ख्वाहिश होती है, हर हुकूमत चाहती है कि उसका मुखालफ तकसीम हो, उसका मुखालफ कहीं ना कहीं अगर ढील भी लेता है तो कई हुकूमत के खिलाफ किसी इंतहा पसंद इकदाम से जाने से पहले उसके पास पार्टी के अंदर इतनी डिवीजन मौजूद हो कि उसका फायदा वो उठा सके। ये बात तो माननी पड़ेगी कि इमरान खान साहब ने जब भी एहतिजाजी तहरीक की कॉल दी है, आज तक होने वाली तमाम एहतिजाजी तहरीक की कॉल जो है वो जो है नाकाम हुई हैं और पीटीआई को उसका नुकसान पहुंचा है। लेकिन अतर काज़मी साहब, अगर वो एहतजाजी कॉल्स जो हैं बेशक नाकाम भी हुई हैं, लेकिन फ्लिप साइड ये भी है, पीटीआई ये कहती है कि हमें आने भी नहीं दिया गया, हम पे जो है वो बहुत सारी जो है वो इम्पेडिमेंट्स हमारे लिए जो है वो क्रिएट की गई, नॉट विद स्टैंडिंग जो अली अमीन गंडापुर साहब जो स्टंट्स जो हैं वो पुल करते हैं, मतलब टोल प्लाजा पे आ जाना, उसके बाद यहाँ पर जो है केपी हाउस आ जाना। अभी तो एक नई, इसमें पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, मरवत साहब को मैं सुन रही थी, एक नया ट्विस्ट आया, उन्होंने कहा जी अली अमीन ने बताया नहीं है, उसको रबड़ बुलेट लगी थी तो उसने बताया नहीं है, वो मौलद के पास गया था, उसने इसलिए केपी हाउस वो चला गया, व्हाटएवर। हैविंग सेड दैट, जो ये इंतशार वाली सियासत है, ये धरने वाली सियासत है, जो लॉयर्स विंग है पीटीआई का, वो दोबारा से कह रहा है कि जी 3 से 5 लाख लोग आ जाएं तो हम खुद ही जो है वो रिहाई ले लेंगे। आपको लगता है कि ये टाइम टेस्टेड चीज़ है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा? नहीं, बड़े अनफॉर्चुनेट है। देखिए, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए और हर किसी के डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनके मुताबिक आप अपना एहतजाज भी करें, जो भी आपने करना है करें। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको मुल्क के जो मारूजी हालात हैं, कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सियाको सबाक के अंदर आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। इस वक्त हालात क्या हैं? इस वक्त हालात ये हैं कि मुल्क में जो ही आप सियासी एक्टिविटी की बात करें, दफ़ा 144 लग जाती है। अब ये कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल के अंदर कोई सियासी एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। एक जमहूरी मुल्क के अंदर तो इस चीज़ की इजाज़त होनी चाहिए। आप एहतजाज की बात करते हैं, जब 2022 के अंदर
पहली दफ़ा उन्होंने वो एहतजाज की कॉल दी थी 22 या 23 के अंदर मई 2000 जब उनकी हुकूमत का खात्मा होता है अप्रैल के अगले महीने, तो उस रात को पंजाब में 4000 छापे पड़े, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो आप जब सियासी एक्टिविटी को कर्टेल करेंगे, फिर आप देखें इस वक्त तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत है, बशमूल इमरान खान साहब की बहनें जो उस तरह सियासत में नहीं है, उन सब पे दहशत गर्दी के मुकदमात हैं। अलीमा खान साहिबा को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के थोड़ा सा करीब से गिरफ्तार किया गया डी चौक के पास से, सब ने देखा, मीडिया ने दिखाया, बाद में उनके ऊपर बारूदी मुआद डाल दिया गया और वो मुकदमा चलता है, अभी भी चल रहा है अदालत के अंदर। तो जब आप इस तरह के हालात के अंदर आपको सामना हो, तो फिर जो आगे से सियासत होती है वो भी फिर उस कॉन्टेक्स्ट में ही होती है। लेकिन उसमें एक और चीज़ है जो आप ये बात कर रहे हैं कि बिल्कुल शख्सी आज़ादियाँ, जो आपकी राइट टू प्रोटेस्ट, ये चीज़ें होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, अब मैं अगले दिन जब SCO होना था, इट वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, जो लोगों, जो PTI कैंप से आवाज़ें आ रही थी, खान को रिहा करें, बहनों को रिहा करें, हम इनका SCO होने देते हैं। ये आपने भी सुना होगा, ठीक है। लाइकवाइज चाइनीज़ प्रीमियर ने जब लास्ट टाइम आना था, तब भी ये टाइम जो है वो चूज़ किया गया प्रोटेस्ट करने का। फिर उसके बाद जो हुकूमत जो बात करती है इस वक्त, कि अगर आप देखें कि IMF को जो लेटर्स लिखे जा रहे थे, वो ऑडियो कॉल हम सब ने सुनी है। डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम दैट आवर पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट थिंकिंग कि ये मुल्क है तो हम हैं, ये नहीं हम कर सकते कि अगर आप ये कि मतलब आपको तरीन साहब का वो जुमला याद होगा, वो इन्फेमस जुमला, कि जब उनसे पंजाब के मिनिस्टर ने पूछा कि ये तो कौम का जो उनके मुल्क के जो हालात हैं उनको हर्ट नहीं करेगा, उन्होंने कहा आपके खान के साथ क्या कर रहे हैं, आपके लीडर के साथ क्या कर रहे हैं। वी हैव टू स्टार्ट सीइंग बियॉन्ड आवरसेल्व्स। सिर्फ हम अपने बारे में नहीं सोच सकते, मुल्क है तो हमारी सियासत है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू, पर अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन में ये किसी को याद नहीं आता। जब यहाँ पे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के सारे आ रहे थे लोग, तो इसी पार्लियामेंट के पास खड़े होकर बिलावल साहब ने, साथ शहबाज शरीफ साहब भी खड़े थे, उन्होंने कहा था हम देखते हैं कैसे करवाते हो तुम यहाँ पे OIC। तो अनफॉर्चुनेटली ये सारी अच्छी बातें हमें हुकूमत में आके याद आती हैं, ऑपोजिशन में हमें याद नहीं आती। दूसरी बात यह है कि देखें, अब एहतजाज करना लोगों का हक है। हम ये भी कह रहे हैं कि जनाब, जिस तरह आपने अभी जिक्र जुल्फी बुखारी साहब का भी जिक्र किया, ये भी हुकूमत वाले दोस्त बार बार कहते हैं कि बाहर से बैठे हुए लोग भी इंतशार फैला रहे हैं, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है डॉक्टर मारिया, कि बाहर बैठे हुए चंद लोग कैसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम सब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरी रियासत यहाँ पे बैठी है, हमें वो क्यों नहीं लोग सुन रहे हैं, हम क्यों नहीं उनको समझा पा रहे। देखिए, चंद लोग तो गुमराह कर रहे हैं, उसके ऊपर तो हम बहस कर सकते हैं, लेकिन हमारी नाकामी भी तो है ना कि हम यहाँ पे होते हुए, मुल्क में होते हुए, पूरी हुकूमत है, पूरी रियासत है, हम क्यों नहीं अपने लोगों को समझा पा रहे। तो कहीं ना कहीं कमी तो है ना। रेट्रो मतलब अंदर देखने की जरूरत है ना, इंट्रोस्पेक्शन की सबको जरूरत है। अब अपने लोगों को भी जरूरत है, हुकूमत वालों को जो हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको भी है, तो सबको जरूरत है। ये ओवरऑल कलेक्टिव फेलियर हम देखते हैं एक सियासी क्लास का, जो फिर आपको इस किस्म की सियासत नजर आती है। क्या ये अगले चंद माह के अंदर खत्म हो जाएगा? मुझे नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट। जिस किस्म के हालात हैं फिलहाल, मुझे लगता है कि अनलेस के ये सारे लोग फैसला कर लें, सारी सियासी जमातें, कि हम बैठेंगे और मुल्क की खातिर मुल्क को आगे लेके चलेंगे, अगर वैसा नहीं होता तो मुझे तो लगता है इसी तरह चलते। प्रॉब्लम ये है, जो भी आप बात कर रहे हैं ना, ये एक तो हमने देखा है कि टिट फॉर टैट रिएक्शन वाला जो है वो ये होता है कि इसने हमारे साथ किया था, अब हम इक़्तिदार हमारे पास है, हम सब भूल जाते हैं कि इक़्तिदार हमारे पास है तो हमने भी करना है। बट हैविंग सेड दैट, लेट्स गिव द डेविल इट्स ड्यू। जहाँ हुकूमत की बात आती है, जब हुकूमत ये आई भी, उस वक्त भी इन्होंने कहा कि हम जो है वो एक मिल बैठ के सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी माजी में बात हुई, जो भी, लेकिन कहीं ना कहीं PTI जो है वो लगता है, बिकॉज इस वक्त मेन अपोजिशन पार्टी PTI है, कहीं ना कहीं लगता है कि अपने ही बयानिए के वो हॉस्टेज बने हुए हैं, या वो जो सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस है वो उनको इतना ज़्यादा, उससे वो ब्लैकमेल हो जाते हैं कि अगर उनके लोग आगे चलना भी चाहें, क्योंकि बातचीत के बगैर तो मामलात नहीं हल होंगे, कम्युनिकेशन इज़ द की, वो हल नहीं कर पाते, वो अपने हॉस्टेज हो जाते हैं बयानिए के। नहीं, देखें, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप एक नैरेटिव ले लें, आप किसी इंतहा पे पहुंच जाएं, वहां से नीचे आना आसान नहीं होता। लेकिन अगेन, अगर आप सियाको सबाक देखें, ये नैरेटिव ये तो नहीं है कि ओवर नाइट बन गया, शूट करके वहां पे चला गया। इसमें 2 साल का तसलसल है। इसमें इमरान खान के ऊपर जिस तरह के मुकदमात बनाए गए, इद्दत जैसा मुकदमा चलाया गया, खबर मानिका को यहाँ पे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ, इतनी पुलिस तो किसी वजीर के साथ नहीं होती जितनी प्रोटोकॉल मिलता था खबर मानिका को। उसके बाद फिर जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, मानिका साहब के बेटे भी, आई बिलीव एब्सकॉन्डर्स, उनको भी डिक्लेयर किया जा रहा है, खैर उनके भी मेरा ख्याल है वो 11 करोड़ का। तो मसला ये है कि फिर जिस 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, उससे पहले जो बल्ले का निशान ले लिया गया। बट अथर, ये जो चल रहा है
ये पिछले कई सालों से जो है वो चल रहा है। आपको याद है 2018 में जब हुकूमत आई थी तब बात हुई थी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की कि आए मिल बैठ के करते हैं, बट अगेन उस वक्त तो हुकूमत वाज एट अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ, पीटीआई की हुकूमत उस वक्त भी ये समझा कि नहीं, हम इनके साथ एंगेज नहीं करना चाहेंगे, दैट्स नॉट द वे फॉरवर्ड, वी कांट मूव लाइक दैट। हैविंग सेड दैट, नजर मलिक साहब की तरफ चलती है। मलिक साहब, अभी आप ढील और डील की बात कर रहे थे, तो जो सीएम केपी के हैं, गो के उन्होंने जब उनसे पूछा गया, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम सबके जो है वो उस्ताद भी हैं, सारा बात साहब, उनसे पूछा गया कि जी आपने इसमें कोई कलीदी किरदार अदा किया है, तो उन्होंने उसकी तस्दीक नहीं की। गो के उनके जो करीबी जराए हैं जिनसे अंसाराबाद साहब ने बात की, उन्होंने इस बारे में कहा कि जी ही इज़ प्लेड पिवटल रोल। उसके बाद से लेकिन ये ज़रूर सीएम केपी के कह रहे हैं कि इमरान खान साहब भी जो हैं वो जल्द रिहा होंगे। इसके क्या इम्कानात आपको लगते हैं और इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या लगती है, या फिर आपको ये लगता है कि दिस इज जस्ट टू कीप हिज वोटर्स इंटैक्ट, क्योंकि अभी देने के लिए कुछ उस तरह है नहीं, तो एक उम्मीद पे जो है वो उनको लगाई रखा जाए? देखिए, दोनों सूरतें हो सकती हैं। अगर हम ये समझें कि इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे कभी और ये हतमी हम इसमें कोई अपनी राय दे दें, तो शायद ये भी गलत होगी। पाकिस्तान की सियासत में चीजें रातों रात बदल जाती हैं और ये भी इम्कान है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर ना आए, और पीटीआई ये चाहती है कि ऐसा माहौल बनाकर रखे कि इमरान खान साहब नवंबर में बाहर आने वाले हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अमेरिकी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है वो ट्रंप की जीत को जोड़ा जा रहा है कि इमरान खान साहब फौरी बाहर आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, की बात हम कर रहे थे, जो जिसका जिक्र अतर साहब ने भी किया, कि पॉपुलैरिटी है, हम उनके बयानी जो बात चंद बैठे हुए लोग हैं उनके बयानी को काउंटर नहीं कर पाए, लोग बात सुनने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की सियासी तारीख को अगर आप देखें तो नफरत की सियासत बड़ी पॉपुलर होती है। जब आप नफरत की सियासत करते हैं, इंतहा पसंदी की सियासत करते हैं, आप ललकार रहे होते हैं हुकूमतों को, आप अमेरिका को ललकार रहे होते हैं, तो ये पॉपुलैरिटी आप गेन करते हैं। इससे सोसाइटी को नुकसान पहुंचे, भला आपकी सियासत जो है वो बंद गली में चली जाए, लेकिन आप पॉपुलर होते हैं। मियां नवाज शरीफ जब गिरफ्तार हुए या जेल में गए, मियां नवाज शरीफ पॉपुलर थे। बेनजीर भुट्टो साहबा गिरफ्तार थी, बेनजीर भुट्टो पॉपुलर थी। जब वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ रही थी, एक बड़ा बयानिया उनके पास था एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। मियां नवाज शरीफ के पास बड़ा बयानिया था कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें बार बार निकालती है, वो फिर सियासी मैदान में आ जाते हैं, इसलिए वो पॉपुलर थे, वोट बैंक उनके साथ मौजूद था। इमरान खान साहब भी अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ जेल के अंदर मौजूद हैं। इन हालात में जो उनकी बात करने वाले लोग हैं उनकी बात ज्यादा सुनी जाएगी, और जो काउंटर नैरेटिव देने वाले लोग हैं उनकी बात कम सुनी जाएगी। मसला ये है कि जो जिसका जिक्र आपने भी किया, हुकूमत में आने के बाद भी पीटीआई ने नफरत की सियासत की, अपोजिशन में बैठ के भी नफरत की सियासत की, क्योंकि पीटीआई को यह सियासत सूट कर गई है। पीटीआई ये समझती है कि अगर वो डीसी को नहीं ललकारेगी, अगर वो जजेस को नहीं ललकारेगी, अगर वो हुक्मरान वक्त को नहीं ललकारेगी, अगर वो इस किस्म का बयानिया नहीं देगी, तो फिर उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो जाएगी। आज यही वजह है कि सोशल मीडिया पे बैठे हुए उनके कारकुन कोई कंप्रोमाइज, कोई दो कदम पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आते। वो इनकलाब की बात करते हैं, वो कहते हैं इंतखाबात को छोड़ें। आपको याद होगा वो कहते थे सदारती इलेक्शन में इमरान खान साहब सदर बने, सारी सियासी जमातों को साइड में छोड़ दें। यानी वो सियासी डायलॉग, सियासी जमातों को साथ लेकर चलने की सलाहियत पीटीआई इसलिए खो चुकी है कि पीटीआई सिर्फ सिंगल पार्टी सिस्टम पे यकीन रखती है। अब उनका जो कारकुन है, उनका जो सोशल मीडिया है, पीएमएल-एन को वो समझते हैं चोर डाकू है, इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी को समझते हैं ये चोर डाकू, इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती। इन हालात में जिस सियासी डायलॉग की हम बात करते हैं, के साथ बात हो सकती है, तो मेरा ख्याल है फिर हमें सोचना चाहिए किसी के साथ भी रूम होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में, एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। देखिए ना, मौलाना के साथ भी वो गए तो उसके बाद उनके कारकुनों ने सोशल मीडिया पे क्या तूफान उठा दिया था। मौलाना के साथ, मौलाना कोई कौमी सतह की पार्टी नहीं है, ये बात हमें ज़हन नशीं रखनी चाहिए। मौलाना जो है वो केपी के और बलूचिस्तान के अंदर महदूद हैं, और उस वक्त उनको जरूरत थी, वो शायद ये समझते हैं कि वो मौलाना को साथ मिला के एक स्ट्रीट पावर लेके एहतजाज कर सकते हैं। मौलाना अपने कारकुन पीटीआई को देने को तैयार नहीं है, ये पहले दिन से तय था। पीटीआई गलतफहमी का शिकार थी, वो अपने कारकुन दे देंगे और वो आके लड़ेंगे पीटीआई की खातिर। कतल वो पीटीआई की खातिर नहीं लड़ेंगे। मसला ये है कि वो जमातें जो इस वक्त नेशनल पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनके साथ पीटीआई ने इतना दूर कर दिया अपने कारकुन को। आप देखें ना, कैंपेन क्या चली, लोग इनके साथ शादियां नहीं करेंगे, इनके बच्चों के साथ। जो लोग पार्टी में नहीं आ रहे, निसार अली खान हो, शाहिद अफरीदी हो, जिनके बारे में वो नाम लेके पुकारा करते थे कि भाई पार्टी में आ जाओ वरना लोग तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। यानी वो समझते हैं जो पीटीआई में है वो दुरुस्त रास्ते पर है, जो पीटीआई में नहीं है वो गलत रास्ते पर है। राइट।
मलिक साहब, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन जो अथा साहब अभी बात करते हैं और हमारा एक चीज़ पे कंसेंसस है मेरा ख्याल है कि टेम्परेचर्स नीड टू बी ब्रॉट डाउन, टेम्परेचर्स हैव टू बी ब्रॉट डाउन। अगर मुल्क ने आगे चलना है तो पॉलिटिकल कंसेंसस बहुत ज़रूरी है। और उसमें कंसेंसस का मतलब ये नहीं है कि पीटीआई जो है वो पीएमएलएन की बात पे आ जाए या पीएमएलएन जो है वो पीटीआई की बात पे आ जाए। मेरा ख्याल है मुल्क को चलाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे के वजूद को जो है वो तस्लीम करें। ऑन दैट नोट हमें प्रोग्राम का सेगमेंट क्लोज करना है। अतर काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन अताउल्लाह तारड़ साहब मौजूद होंगे। वी विल बी राइट बैक। दुनिया एक दर्दनाक हकीकत का सामना कर रही है। गजा और लेबनान में इस्राएली मजालिम और हमलों ने बेशुमार जानें छीन ली। मुश्किल की इस घड़ी में वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवाम से खुसूसी अपील की है कि वो अपने फलस्तीनी बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद करें। इस मकसद के लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर गजा एंड लेबनान कायम किया गया है। गजा और लेबनान के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतियात किसी भी बैंक की ब्रांच में नकद, चेक या ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। अकाउंट नंबर IBAN PK11 SBPD 00000 11111 4292 या रास्त ID 01111 4292। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.pmo.gov.pk/PMRFGL। This is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. दुनिया एक दर्दनाक हकीकत का सामना कर रही है। गजा और लेबनान में इस्राएली मजालिम और हमलों ने बेशुमार जानें छीन ली। मुश्किल की इस घड़ी में वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवाम से खुसूसी अपील की है कि वो अपने फलस्तीनी बहन भाइयों की दिल खोल कर मदद करें। इस मकसद के लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड फॉर गजा एंड लेबनान कायम किया गया है। गजा और लेबनान के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतियात किसी भी बैंक की ब्रांच में नकद, चेक या ऑनलाइन जमा करवाए जा सकते हैं। अकाउंट नंबर IBAN PK11 SBPD 00000 11111 4292 या रास्त ID 01111 4292। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.pmo.gov.pk/PMRFGL। This is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन अताउल्लाह तारिक साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अता साहब, ये बताइए कि यू कम बैक, प्राइम मिनिस्टर के साथ आपने अकम्पनी किया और हुकूमत इस वक्त जो है वो क्लेम कर रही है कि हमारा बड़ा सक्सेसफुल दौरा जो है वो KSA का भी हुआ, सऊदी अरेबिया का भी हुआ, कतर का भी हुआ। एंड नॉट जस्ट द गवर्नमेंट बट सऊदी जो इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर हैं उनका बयान हमने देखा कि 27 से 34 MOUs जो हैं वो हमने कर लिए हैं। 2.2 बिलियन से 2.8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान आ रही है। बट सर, क्रिटिसिज्म जहाँ आता है ना वो ये है कि ये MOUs बहुत अच्छी चीज़ है। When will this translate into real time investment? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, और ये मैं समझता हूँ कि सारों का सवाल यही है जी कि MOUs की बात होती है, व्हाट अबाउट एग्रीमेंट्स। जी मुझे बड़ी खुशी है ये आपको बताते हुए कि उन 34 में से 5 पे काम शुरू हो गया। जी एंड होता ये है कि जब आप कोई MOU करते हैं, MOU के बाद टेक्निकल डिटेल सॉर्ट आउट करनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं आप छोटी सी मिसाल दूं, एक फास्ट फूड चेन अल-बैक के नाम से जी। वो पाकिस्तान आ रही है, ठीक है तो वो अभी ढूंढ रहे हैं कि हमारी सप्लाई चेन कौन मैनेजमेंट कौन करेगा। ठीक है। सो हमें फॉर एग्जांपल अपनी फास्ट फूड चेन के लिए कमोडिटी रिक्वायर्ड है, चिकन रिक्वायर्ड है इन ह्यूज क्वांटिटीज, Fair enough. वो हम बाहर से इंपोर्ट करें या यहाँ लोकल किसी अच्छे सप्लायर से हम राब्ता करें। तो वो जो मैच मेकिंग का प्रोसेस होता है ना, वो इस वक्त हो रहा है। एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी, बाकी एग्रीमेंट्स का भी ऐसे है कि माइंस एंड मिनरल का जहाँ पे है जी तो आप उन्हें कहते हैं कि जी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 30% है, वो कहते हैं नहीं ये 40% होना चाहिए फॉर एग्जांपल। सो जो वो कहते हैं द डेविल लाइव्स इन द डिटेल्स। सो इस वक्त तमाम तर डिटेल्स तय हो रही हैं बड़ी तेजी के साथ, ठीक है और उन्होंने शुक्रिया किया कि जी आपने रेड टेप को कम किया है और आपने SIFC बनाया है, एक वन विंडो जहां पे हमारे सारे ग्रीवेंसेस जो हैं वो हल हो जाते हैं। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजिंग। और जैसे मैंने कहा कि 34 में से 5 पे तो है वो बहुत तेजी से काम शुरू हो गया, बाकियों पे भी होगी काफ़ी तेजी से डेवलपमेंट। और खुशखबरियाँ 2 एक्सक्लूसिव वो मैं आपको दूँ। एक ये कि प्राइम मिनिस्टर अब दोबारा सऊदी जा रहे हैं फॉर ए अरब समिट है ऑन पैलेस्टाइन ठीक है ऑन द 11th। ओके उससे पहले वो अपनी दोबारा मीटिंग्स करेंगे इसी हवाले से कि हमने इन 34 को अमली जामा कैसे पहनाना ठीक है। सो वो अभी टारगेट दे के आए हैं वहाँ पे, और हमारे 2 मिनिस्टर्स विल बी ट्रैवलिंग अभी अगले 1-2 दिनों में। तो वो टू स्पीड अप थिंग्स ठीक कि है। हम अभी एक बात करके आए हैं ना कि 34 में से 5 चल पड़े हैं, ये 10 या 12 चलने चाहिए। ठीक है तो 2 मिनिस्टर्स अभी जाएंगे, मुसद्दिक मलिक साहब जा रहे हैं, अलीम खान साहब जा रहे सही। हैं, और उसके फौरन बाद प्राइम मिनिस्टर का दौरा है सऊदी अरब का दोबारा, जहां पे वो मजीद इसको देखेंगे कि ये मटीरियलाइज कैसे हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहां पे ये सारे डेलीगेशन आ रहे हैं, एक और गल्फ स्टेट का एक डेलीगेशन आ रहा है इसी हफ्ते। सो एक फॉरेन मिनिस्टर एक्सपेक्टेड ठीक है। हैं इसी रीजन की एक अहम कंट्री से। सो इस हफ्ते भी आप देखेंगे कि एक अहम फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं कंट्री के, ठीक है एक गल्फ स्टेट का जो है वो यहाँ पे डेलीगेशन आ रहा है, हमारे 2 मिनिस्टर सऊदी जा रहे हैं, और 11 तारीख को प्राइम मिनिस्टर का दोबारा सऊदीया का दौरा है। सो यू नो इट्स अ मैटर ऑफ मंथ्स कि हमें जो है ये इन्वेस्टमेंट नजर आना शुरू होगी। मंथ्स इफ नॉट वीक्स। अच्छा, दैट्स रियली गुड, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है अच्छी खबरों की। लेकिन जहाँ अच्छी खबरों की हम बात करते हैं वहाँ चले वन गुड न्यूज़, जो इस महीने का जो अक्टूबर में जो महीना एंड हुआ है उसमें CPI मज़ीद नीचे आया है। अगेन फ्लिप साइड ये है कि इस वक्त FPR का जो शॉर्टफॉल है वो ओवर 100 बिलियन रुपीज़ है, जिसकी वजह से बाज़गश्त फिर से आ रही है कि जी मिनी बजट आएगा। सबको इस वक्त जो है वो इस वक्त डर लगा हुआ है कि जी प्राइसेस विल गो स्काई हाई, महंगाई का एक नया तूफान जो है वो आएगा। और फिर सब वही सवाल पूछते हैं कि वो जो ट्रेडर्स हैं जिनको हमने जो है ये कहा था उनके खिलाफ मूव करेगा, इस दफ़ा डेडलाइन जो है 31 से आगे नहीं जाएगी, उनके खिलाफ क्या होगा? देखिए, तो कैटेगोरिकली मैं आपको बताऊं, कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। मेरी आपके शो पे आने से पहले चेयरमैन FPR से बात हुई राशिद लंगड़ियाल साहब से, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी अफवाहें हैं, कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया, देयर इज नो मिनी बजट कमिंग, और ये बिल्कुल मैं पूरे कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, देखिए हमने टैक्स बेस को ब्रॉडन करने के लिए, टैक्स नेट को ब्रॉडन करने के लिए इकदाम शुरू किए, और आपने देखा कि फाइलर्स की तादाद में भी इजाफा हुआ, लाखों लोग जो हैं वो ऐड हुए। ये बात दुरुस्त है कि जहाँ ट्रेडर्स की बात आती है तो 50 लाख में से 3 या 4 लाख जो है वो रजिस्टर्ड है विद दी FPR और अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करता है। इसके लिए हम अभी बिजनेस डेलीगेशन से मीटिंग शुरू करने लगे हैं,
द फाइनेंस मिनिस्टर विल ट्रैवल टू लाहौर, कराची, वो जाएंगे, वो बिजनेस बॉडी से मिलेंगे, ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगे और ये कोशिश करेंगे कि उनके ताउन के साथ इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, अगर आप और मैं टैक्स पे करते हैं, हमें उनका बोझ नहीं उठाना चाहिए कि जो टैक्स पे नहीं कर रहे। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है। पूरी सेक्टर्स हैं जी जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जो इनवॉइसिंग हो, या तो जाली इनवॉइसिंग हो रही है, या इनवॉइसिंग हो नहीं रही, या अंडर इनवॉइसिंग है। सो उनको भी टैक्स नेट में लाने के लिए आई थिंक राशिद लंगड़ियाल इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर। चेयरमैन एफपीआर बड़ा चुन के लगाया है और वो जानते हैं कि काम कैसे लेना है। अभी थोड़ी सी क्रिटिसिज्म हो रही थी जी, बहुत FIRs हो गई हैं, आपने लोगों के खिलाफ एक्शन बहुत ज़्यादा लिया है, मगर देखिए इस मुल्क में टैक्स देने का कल्चर नहीं है। एंड मैं उसके लिए टैक्स पेयर्स को ब्लेम नहीं करता। आती जाती गवर्नमेंट्स जो हैं वो अक्सर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से वो लोगों को बहुत छूट देते रहे हैं। तो अब ये टाइम आया है कि जिसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड ये रिजॉल्व है ऑन एवरी सेक्टर कि टैक्स जो है वो कलेक्ट करना है और अच्छा करना है और इस मुल्क को संवारने को। और देखिए, बाहर से तरीका नहीं है, FDI आती रहेगी, बाहर से इन्वेस्टमेंट आती रहेगी, अच्छा चल रहा है, बट जब तक आप लोकली फिस्कल स्पेस नहीं ना क्रिएट करेंगे और लोगों को ये आदत नहीं डालेंगे कि टैक्स देना है। लोग समझते हैं कि जितना मुनाफा मैक्सिमम कमा लो उतना बेहतर है, मगर आप इतनी फैसिलिटीज ले रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बिजली प्रोड्यूस हो रही है, आप अस्पतालों के अंदर, एजुकेशन सेक्टर में सारी जगह पैसा लग रहा है, तो वो टैक्स पेयर्स के पैसे से ही चलना है। तो आई थिंक ये FBR रिफॉर्म्स और FBR की डिजिटाइजेशन, सॉरी मैं भूल गया, आप देखिए कि कोई पैसा नहीं लगा। मलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स उसको हेड करते हैं, उन्होंने उसकी फंडिंग की और वो डेवलपिंग कंट्रीज में ये फंडिंग कर रहे हैं। और दुनिया का टॉप कंसल्टेंट मैकेंजी कॉर्पोरेशन जो है उसने डिजिटाइजेशन शुरू की है, जिससे आपने देखा कि फाइलर्स की तादाद बढ़ी। बहुत सारे लूप होल्स हैं, कई। लेकिन आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, एक मसला ये भी, फाइलर्स की तादाद बिल्कुल बढ़ी है, लेकिन बहुत सारे फाइलर्स उसमें जीरो टैक्स वाले हैं, स्पेशली जो ट्रेडर्स बॉडी हैं। ये आपने बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा इशू है। पहला स्टेप ये होता है कि आप टैक्स नेट में लाएं, बंदा आपके रडार पे तो आए ना ठीक कि ये बंदा है, ये इसका नाम है, ये आपके साथ रजिस्टर हो गया है। फिर आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो अंडर इनवॉइसिंग तो नहीं कर रहा, उसकी सेल्स कितनी है। और देखिए, मैं तो ये भी समझता हूँ डॉक्टर साहब कि बहुत सारे लोग लाखों डॉलर कमाते हैं महीने के यूट्यूब से, बाकी चीज़ों से, टैक्स क्यों नहीं देते? मैं एक क्वेश्चन है मेरा। फेयर एनफ। एक बंदा यूट्यूब पे बैठता है, वीलॉग बनाता है, उसका राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजाज़त देता है, आज़ादी इज़हार राय है मुल्क के अंदर, मगर कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाज़त नहीं देता कि अगर आप यूट्यूब चैनल से एक महीने के अंदर $2.5 लाख कमा रहे हैं तो आप स्टेट को कुछ ना दें। भैया आप पाकिस्तान में रह के कमा रहे हैं ना, और पाकिस्तान में डॉलर आ रहा है, तो आप तो मेरा ख्याल है, मैं FPRs को ये भी कहूँगा कि एक इन लोगों को भी टैक्स नेट में तो लाए ना। कम से कम आप पाकिस्तान की सियासत पे बात करते हैं, पाकिस्तान की रिफॉर्म्स पे, इकॉनमी पे बात करते हैं, और आप खुद टैक्स नहीं देते, पूरी दुनिया की सलाह करते हैं कि फ़लाँ गलत कर रहा है, फ़लाँ को ये करना चाहिए, फ़लाँ को ये करना चाहिए, तो भाई आपको भी तो टैक्स देना चाहिए। तो आई थिंक ये जो डिजिटल स्पेस है, इसमें जो वीलॉगर्स, यूट्यूबर्स हैं, आई थिंक इनको तो वॉलंटरीली टैक्स देना चाहिए कि जी मैं दिन का 10 लाख, अच्छा ऐसे भी लोग हैं दिन का 10-15 लाख रुपया कमा रहे हैं एक दिन में। सो ठीक है, फेयर एनफ, फेयर एनफ। पर आई होप कि आने वाले दिनों में जो हमें ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, मेरे आपके, मैं हमेशा बात करती हूँ, फिर मुझ पे क्रिटिसिज्म भी होता है। इवन हमारे ये जो जहाँ हम बैठे हैं F6 वाला एरिया जो है, वहाँ पे इतनी दुकानें हैं जहाँ आपको पॉइंट ऑफ सेल जो है वो नहीं मिलेगा, वो कहेंगे जी हम सिर्फ कैश लेते हैं। बड़ी बड़ी दुकानें हैं, नो नेम्स हियर नाउ, बट हम उनको जो है अभी तक खत्म करने में, ये हमारे हमारी अच्छा, आपको पता है दुनिया में क्या हो गया? दुनिया में जो कैशलेस सिस्टम है, हम जाते हैं, अभी अमेरिका हम गए हैं, कैश 80% जगहों पे एक्सेप्ट नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, लोग चले गए फेशियल रिकग्निशन पे। मैं देख रहा था एक गल्फ स्टेट में, आप पॉइंट ऑफ सेल पे गए हैं, स्कैनर लगा हुआ है, आपने अपना चेहरा किया, वो रेटिनल स्कैन से पेमेंट डिडक्ट हो गई है। बिल्कुल ठीक। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है, वी नीड टू रियली कैच अप। कमिंग टू पॉलिटिक्स नाउ। अच्छा, अभी तक आपको पता है हम असरात बर्दाश्त कर रहे हैं, we're reeling from the effects, after effects of the 26th amendment, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक डिबेट स्टार्ट हुई है, गो के मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, इस पे कोई इम्पेडिमेंट नहीं है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ना कोई लीगल, कि वो 2 जज साहिबान जिनको ये कहा जाता है कि वो सुपरसीड हो गए हैं, ठीक है, उनको इसमें से अपने आप को रिक्यूज कर लेना चाहिए या उनको जो है वो स्टेप डाउन कर देना चाहिए, एज यू नो ऑब्वियसली अ मिनिस्टर एंड ऑफ कोर्स देन अ लॉयर एज वेल। आप क्या समझते हैं, ये किस हद तक जो है ये एक
डिमांड या ये कॉन्वर्सेशन जायज़ है? सीनियरिटी का जो रूल है, अगर आप जब ये प्रोविंसेस में अपने अपने हाई कोर्ट्स में थे तो आप देखें तो करंट चीफ जस्टिस दोनों साहिबान से सीनियर थे, बट उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाकी दोनों को पहले एलिवेट कर दिया, इनको वो सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके आए। अगर ये अपनी टर्न पे सुप्रीम कोर्ट आए होते और सीनियरिटी का प्रिंसिपल थ्रू फॉलो हुआ होता तो ये सीनियर मोस्ट होते। देखिए, हर इदारे का अपना ट्रेडिशन है। फौज का इदारा है जी, फौज के इदारे के अंदर जब कोई आदमी टॉप 5 में से एक सिलेक्ट हो जाता है फॉर आर्मी चीफ, उससे जूनियर सारे घर चले जाते हैं, बिकॉज वो बिलीव करते हैं कि एक सीनियर हमारे से जूनियर आदमी अगर कमांड कर रहा है, एज सीनियर हमें इस इदारे का पार्ट नहीं होना चाहिए, और वो बड़ी रिस्पेक्टफुली घर चले जाते हैं। ये हर इंडिविजुअल की अपनी मर्जी होती है। मुझे याद है मेरे एक जानने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने अपना फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं लिया था रिटायरमेंट पे। उन्होंने कहा जी मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैं सीनियरिटी के रूल को इग्नोर किया गया है और मैं इस बात का अहल था कि मैं चीफ जस्टिस बनता अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी, ठीक है। तो मैं घर जा रहा हूँ और मैं ये रेफरेंस नहीं लूंगा। तो ये हर किसी का अपना कॉन्शियंस है, हर किसी की अपनी एक सेंस है। पर मुझे लग रहा है आपका टिल्ट ये है कि ले लेना चाहिए अपने आप को, जो है वो इसमें से, इस लाइन में से। देखिए, ये हर किसी की मर्जी है, हाँ। मगर हर किसी का, मैं जिस तरह मैंने कहा ना, हर किसी का अपना कॉन्शियंस है, To each his हर own। किसी की अपनी वैल्यूज हैं, हर किसी को पता है कि मैंने क्या चीज़ बेहतर तरीके से करनी है। मगर दुनिया में ये प्रेवलेंट है बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे इदारों में। मैंने फौज का आपको एग्जांपल दी। देखिए, आप रैंकिंग की बात करते हैं, हमारी फौज टॉप रैंक्ड आर्मीज में से क्यों है, और प्रोफेशनली भी हमारे यहाँ पीएमए में दुनिया के ममालिक से लोग ट्रेनिंग लेने आते हैं। Discipline। सैंडहर्स्ट के अंदर हमारे टॉप कैडेट्स जो हैं वो वहाँ पे ना सिर्फ उनको अवार्ड्स मिलते हैं, उनकी प्रोफेशनलिज्म की तारीफ होती है, बिकॉज वहाँ पे एक सिस्टम है मेरिट का, बिल्कुल। और वहाँ पे ये समझा जाता है कि मेरे से जूनियर आदमी प्रमोट हुआ तो मैं घर चला जाऊंगा। तो और जुडिशरी हमारी अनफॉर्चुनेटली बड़े अच्छे लोग भी मौजूद है, हाँ। बट रैंकिंग्स में लोएस्ट पे क्यों आती है? बिकॉज ओवर द इयर्स बहुत सारे सिस्टम ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं किया गया। अच्छा, जहाँ अब ये बात हम कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग अभी आईनी बेंच का जो मामला आना है उसमें दीज टू कैन बी कंटेंडर्स। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी इनको कंटेंडर नहीं होना चाहिए, दे शुड रिक्यूज देमसेल्फ। कोई अगेन कोई कतगन नहीं है, आपका ख्याल है रिक्यूज करना चाहिए अपने आप को? देखिए, एक तरीके का तय किया गया है कि जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि किसने बैठना है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर। तो मेरा ये ख्याल है कि बेहतर है कि आइन ने एक सिस्टम दे दिया, एक इख्तियार दे दिया कि बैठ के इसको तय कर लें, बैठ के इसको डिसाइड कर लें। तो आई थिंक उस फोरम को डिसाइड करना चाहिए। अगर मैं यहाँ कमेंट करूँ उस चीज़ पे वक्त से पहले और उस बॉडी को बाईपास करते हुए, और मेरा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्योंकि मैं हाउस का मेंबर भी हूँ, MNA भी हूँ, मैंने इस तरमीम को वोट भी दिया है, फॉर मी टू से कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, आई थिंक ये कमेटी बेहतर डिसाइड करेगी। अच्छा, चले अब अगला जो है 26वीं तरमीम तो आ गई, गो के आप इस पे कमेंट कर चुके हैं, बट अगेन बहुत ज़्यादा इस वक्त बात हो रही है 27वीं तरमीम की बात हो रही है। और ये इवन जो आपके वो एलाइज हैं या इस वक्त जो आपकी जो पार्टीज़ आपके साथ हैं, इवन जिन्होंने वोट किया है, JUIFA जो है वो भी ये बात कर रही है कि जी ये 27वीं तरमीम लाना चाह रहे हैं, और उसमें बकौल उनके जो ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई वो इसमें जो है वो पूरी करने की बात हो रही आई है। थिंक एक तो देखिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है, एक संगे मील है कि ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो इतनी अच्छी मेजॉरिटी से मंजूर हुई, और JUIF के भी इसमें वोट शामिल थे, और PTI के भी एक खामोश सपोर्ट शामिल थी। आप जो मर्जी कहते रहें, मैं हाउस में मौजूद था, उनके कहने पे 2 शिकें निकाली गई, उनको मिलिट्री कोर्ट्स वाली शिक पे इतराज़ था, एक आधी और शिक पे इतराज़ था, तो PTI वाले तो बड़े इसकी फेवर में थे। और बैरिस्टर गौहर ने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खड़े होकर कहा कि 90% हम इस पे मुतमईन हैं। प्रॉब्लम ये हुआ कि वो जेल मुलाकात करने गए, वहाँ उनकी डांट डपट हुई कि यार तुम किस चक्कर में फिर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा है कि तुम धरने करो, तुम इंतशार फैलाओ, मुझे बाहर निकालो, और तुम ये मुसद्दे उठा के ले आए हो, चलो निकलो यहाँ से। वो जब डांट डपट हुई उनको, उसके बाद वो डिफेंसिव पे चले गए। मगर मैं तहरीक इंसाफ के मेंबरान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि उनकी इसमें बड़ी सपोर्ट है हाउस के अंदर भी, और उन्होंने इस पूरे प्रोसेस का वो पार्ट बने। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उन्होंने नेगोशिएशंस की और बार बार गए। तो एक तो ये एक बड़ा कंसेंसस डॉक्यूमेंट है जिसमें खामोश हिमायत PTI की भी शामिल है। 27वीं तरमीम की अभी तक कोई बाज़गश नहीं है, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई मुशावरत नहीं हुई। इवन हमारी जो
क्लोज लीगल टीम है जिसमें आजम नज़ीर तारड़ साहब लॉ मिनिस्टर हैं, बाकी लोग हैं, वो इसको ट्रिगर करते हैं कि वहाँ पे डिस्कशन शुरू होती है और फिर एलाइज के पास जाती है, एलाइज के लोग भी आते हैं, वहाँ भी अभी इस पर कोई डिस्कशन नहीं पर है। राना सनाउल्लाह साहब की वो स्टेटमेंट कि जी जो खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में कमेटी बनी है 27वीं तरमीम पे जो है वो अपनी बेशक चीज़ें जो हैं वो जारी रखे, वो काम जारी रखेगी, तो दैट मीन्स इट इज़ समवेयर इन द ऑफिंग। देखिए वो जो रिफॉर्म होता है ना जी वो एवर इवॉल्विंग होता है, कोई परफेक्ट रिफॉर्म नहीं होता है। देखिए रिफॉर्म का एजेंडा एक आपके जहन में यूटोपियन आइडिया होता है कि जी ये आपने जो है वो रिफॉर्म किया है तो इसको मंतकी अंजाम तक लेके जाए, एंड तक लेके जाए। सो वो कमेटी कायम रहेगी, डिस्कस करती रहेगी, बेहतरी की गुंजाइश निकालती रहेगी, बिकॉज लीगल और जुडिशल रिफॉर्म, इस पर एक नया पैकेज वैसे आ रहा है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए, वो पार्लियामेंट में लाया जाएगा, उसमें बेहतरी की जाएगी। तो ये लीगल रिफॉर्म तो एक इवॉल्विंग प्रोसेस। और देखिए मैं समझता हूँ कि अभी सुप्रीम इतने शोर था कि जी पता नहीं क्या तरीके इंसाफ करने जा रही है और क्या रेजिस्टेंस करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन तो जीता नहीं गया। अगर इतनी पॉपुलैरिटी थी और इतना बयानिए के अंदर दम था तो फिर केपी, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब के अंदर ये लीड क्यों नहीं कर सके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन है। देखिए आप कहते हैं कि जी वकला हमारे साथ हैं, तो फिर आपको तो चाहिए था कि आप तो 400-500 से ये इलेक्शन जीतते। इतनी वास्ट मेजॉरिटी से जो इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो जीता है इस इलेक्शन को, उसके पीछे क्या वजह है और हमारे हिमायत याफ्ता उम्मीदवार क्यों कामयाब हुए हैं? बिकॉज ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट है 26वीं आईनी तरमीम, और लॉयर्स ने भी इस पर स्टैंप लगाई है। जो आखिरी एक था ना लॉयर्स मूवमेंट शुरू करने का आइडिया या एजिटेशन का आइडिया या एहतजाज का आइडिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन ने वो दरवाज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बंद कर दिया। फाइनल क्वेश्चन, बड़ी इस पे जो है वो ऑब्वियसली इट्स अ बर्निंग इशू। जो कुछ दिन पहले जो चाइनीज़ एम्बेसडर साहब का जो एक स्टेटमेंट आई है, एंड ऑफ कोर्स उनकी जो इस वक्त उनकी जो कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं, बट अगेन दिस इज़ बीइंग टाइड टू दैट जो बात की जाती थी वो ऑपरेशन एक होना है, एक कंसेंसस से होना है। क्या वजह है कि गवर्नमेंट अभी तक ना कोई एमपीसी बुला सकी, ना कोई इस पे जो है, इवन कल हमने किया गवर्नर केपी का इंटरव्यू, तो वो भी ये बात कर रहे थे कि ही इज़ ऑल्सो राइटिंग अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन केपी। उस पर क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि चीन के साथ जो एक बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन वो जारी है। चीन के साथ किसी रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं आया, और प्राइम मिनिस्टर जब चीन गए उन्होंने प्रीएम्प्ट किया और कहा कि जी इन जो हमले हैं इस पर हमें अफसोस है, वी आर डूइंग ऑल दैट वी कैन। बिशाम का हमला हो, बाकी हमले हो, बहुत पेशरफ्त हुई है, अभी उसको पब्लिक नहीं कर सकते, मगर हमने बहुत करीब पहुंचे हैं और लोग आइडेंटिफाई हुए हैं कि कौन सहूलतकार थे, कौन लोग थे जो इसमें शामिल थे, और वो एक्शन भी उनके खिलाफ हो रहा है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्वियसली उनके शहरी हैं, यहाँ पे हमारी भलाई के लिए आए हैं, हमारी इकोनॉमी की खातिर आए हैं, उनका राइट है कि वो इस पर बात करें। हैविंग सेड दैट, एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और उसके साथ साथ उसमें सीएम केपी भी मौजूद थे, तमाम प्रोविंसेस के सीएम्स मौजूद थे। एक रिजॉल्व का इजहार किया गया था कि हमने इसको ठीक करना है। अब मसला ये है कि केपी में फोकस नहीं है, सीटीडी फोर्स खड़ी करनी है, सेफ सिटी कैमरास लगने हैं, आपने पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग, जब आप पुलिस को कहेंगे इस्लामाबाद पे हमला करना है और आप वहाँ पे एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाएंगे एजिटेशन का, तो काश आप जंग करते पोलियो के खिलाफ, जंग करते दहशतगर्दी के खिलाफ, वो नज़र नहीं आ रहा। वफाक तैयार है, एंड मैं इधर बैठ के एज अ रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर ये कह रहा हूँ कि हम केपी के साथ एंटी टेररिज्म पे, पोलियो के ऊपर, बाकी मामलात पे मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार है। केपी अगर खुद जो है वो पहल नहीं कर रहा और केपी जो है वो नई स्टेप कर रहा उस डायरेक्शन में, तो क्या उस सूबे के अवाम को इसी तरह जो है बेयारो मददगार छोड़ा बिल्कुल जाएगा? जो है वो हालात के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। इस पे मजीद मीटिंग्स होंगी, सीएम केपी को भी बुलाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। देखिए जिरगा हुआ पेशावर के अंदर, कितना हौसला अफजा था। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे मजीद वर्किंग करने की ज़रूरत है, और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी तरह हम डिटर्मिन्ड है। मजीद मीटिंग्स भी होंगी, ऑन ग्राउंड एक्शन के हवाले से जो चल रहे हैं मामलात, आपके सामने रोज हम लाशें उठा रहे हैं अपने एमपीसी ऑफिसर्स की। जैसे एपीसी एपीएस के बाद हुआ था, कोई बुलाने का उसमें है? देखिए क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन एपेक्स कमेटी में थी, तो उसको समझा गया कि काफ़ी कंसेंसस है, मगर मैं समझता हूँ कि ये दरवाज़ा भी खुला है, इस पर मजीद डिस्कशन होगी और दहशतगर्दी के तदारक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। और देखिए चीन के भी जो मामलात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी चीन एक डेलीगेशन जाना है वेरी सून,
जब ये डेलीगेशन चीन जाएगा तो इन मामलात के ऊपर वहाँ सैर हासिल गुफ्तगू मुतवक्की है और बहुत जल्द जाना है, आई थिंक विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। चलें, बातें बहुत ज़्यादा थी बट यू नो आवर टाइम्स अप। अताउल अत्तार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। और मिनिस्टर साहब ने जो मेरा ख्याल है गुड न्यूज़ दी है, वो जो मिनी बजट के हवाले से बात हो रही थी, इस कैटेगोरिकली सेड नो मिनी बजट इज़ इन द ऑफिंग and let's hope that that happens. On that note, we'll end today's program. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.